वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। आपने जस्ट कंप्लीट वीडियो देखनी है। आई कैन से दैट यू विल गेट लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो या फ्रॉम दिस कंटेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। लाइक पीजीटी हो, EMRS की रिक्रूटमेंट अभी होने वाली है पीजीटी के लिए सेंट्रल लेवल की, और टीजीटी हो, टेट हो, CTET हो, और ये कंटेंट जो है वो नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैनल पे मेडिकल स्टूडेंट्स हो, नॉन मेडिकल हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स बैकग्राउंड हो, सभी के लिए जो है वो अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएगी जिनकी अपनी अपनी एक्सपर्टी होगी अपने अपने सब्जेक्ट में। तो सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आज की वीडियो की बात करूँ मैं, आज की वीडियो जो मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। मैं इस पे जो आपका 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उससे मैं 50+ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कुछ एक इसमें से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको जो है पिछले एग्जाम्स में जो आज तक आपके हुए हैं प्रीवियस ईयर के, वहाँ पूछे गए हैं, चाहे फिर वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो, नीट का हो। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो मैं आपको जो ये क्वेश्चन है ये आपको विद कंसेप्ट बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कि इसके पीछे क्या रीज़न है और इस कंसेप्ट से ही अगला क्वेश्चन कैसा आ सकता है। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विशेबल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इज ग्रोथ इज एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसकंटिन्यूअस, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ आपने सुना होगा, इंक्रीज इन मास एंड साइज, उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ठीक सुना है। और आप ग्रोथ कैसी होती है, ग्रोथ एक्सटर्नल भी होती है, ठीक है, और इंटरनल भी होती है, ये भी आपने सुना होगा। अगर हम एक्सटर्नल ग्रोथ की बात करते हैं स्टूडेंट, ये कहाँ होती है, ये नॉन लिविंग में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में। जैसे आपका क्रिस्टल है या आपका स्टोन हो, ठीक है, आपका पत्थर है रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी एयर चली जिसके कारण क्या हुआ, सॉयल पार्टिकल आए और इस पत्थर पे जो है एक्यूमुलेट हो गए। तो जो इसका साइज़ है पहले इतना था इधर, अब क्या होगा, इसका साइज़ जो है इतना हो गया। मतलब कि इसके ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉयल पार्टिकल। तो इसकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, है ना। इसका जो मास बढ़ गया, इसका साइज़ बढ़ गया, और वो साइज़ कैसा बढ़ा, एक्सटर्नली बढ़ा। तो अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल भी एक आपके नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इसमें कैसी ग्रोथ होगी, अब आप जो खुद ही बता सकते हैं कि इसमें कैसी ग्रोथ होगी, एक्सटर्नल ग्रोथ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इन किंगडम प्लांटेई आइडेंटिफाई द कैटेगरी एंड टैक्सॉन। आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कैटेगरी क्या होती है और टैक्सॉन क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ स्कूल का। स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, टीचर्स होते हैं। अब मानो कि प्रिंसिपल का नेम क्या है, विनोद है। अब आप बोलोगे कि अगर आपका नाम विनोद है, विनोद लर्निंग हब यूट्यूब चैनल का नेम है, तो आप ही प्रिंसिपल हो गए। ये जस्ट एग्जांपल है कि मानो कि प्रिंसिपल का नेम विनोद है और वाइस प्रिंसिपल का नेम कुछ भी आप बोल लो, राहुल बोल लो, ठीक है, और 2-3 टीचर्स है, उनके नेम XYZ है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर है, ये क्या है, एक रैंक है, यानी कैटेगरी है। ठीक है, और जो अंदर नेम है ना, विनोद है, राहुल है, XYZ नेम है, ये क्या है, ये टैक्सॉन है। क्या है, टैक्सॉन है। तो यही चीज़ जो है आपने समझनी है। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट किंगडम पढ़े होंगे, ठीक है, किंगडम, अब मानो कि यहाँ पे किंगडम है, किंगडम क्या हुआ, किंगडम फिर क्या हुई, कैटेगरी हुई। और अगर किंगडम प्लांटेई है तो प्लांटेई क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया। अगर यहाँ पे एनिमलाई होता, एनिमलिया, फिर एनिमलिया क्या होता, टैक्सॉन होता। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि किंगडम और प्लांटेई क्या है। किंगडम प्लांटेई रेफर्स टू टैक्सॉन, यानी दोनों क्या ये टैक्सॉन है, नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दो। किंगडम रेफर्स टू टैक्सॉन एंड प्लांटेई रेफर्स टू कैटेगरी, ये इसने जो है उल्टा बोल दिया। किंगडम रेफर्स टू कैटेगरी एंड प्लांटेई रेफर्स टू टैक्सॉन, यही चीज़ हमने जो है
पड़ी है अभी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो करेक्ट रहेगा। ये इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था सेम। नेक्स्ट है आपका एन एनिमल shifted from a wildlife sanctuary to a zoological park is shown to behave negatively to the change. Although it received more human care and safe life, still the animal was found to be less happier, but might to be reason for this. ये बोल रहा है कि अगर एनिमल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जूलॉजिकल पार्क के लिए शिफ्ट कर दिया जाए तो उसके अंदर जो है कुछ एक नेगेटिव चेंज आएगा, जबकि उसको जो है अच्छी ह्यूमन केयर मिलेगी, अच्छी मतलब जो है पालन पोषण मिलेगा, फिर भी वहाँ पे जो है हैप्पियर फील नहीं करेगा। ऐसा क्यों? वही नीचे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर टाइगर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जूलॉजिकल पार्क में या जूलॉजिकल गार्डन में शिफ्ट कर दिया जाए तो वो टाइगर को कैसा फील होगा, ठीक है। और जूलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, ये आपके दो क्वेश्चन हैं। तो इसको समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक्स सिटू और इन सिटू की नॉलेज होनी चाहिए। एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना, और एक्स सिटू होता है कि आर्टिफिशियल हैबिटेट में। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक ऐसी जगह है, प्लेस है जहाँ पे जो है वो एनिमल्स रहते हैं, जहाँ पे वो लाइव करते हैं, ठीक है, यानी जीते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल हैबिटेट में उनका रहना, पालन पोषण होना, आपका वो इन सिटू कंजर्वेशन है आपका, ठीक है। और एक्स सिटू में क्या हुआ कि उसको नेचुरल हैबिटेट से लाना और एक आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करना, वो आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन हुआ। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें या डिफरेंस की बात करें तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आपका जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, इस तरह से आपका, ठीक है, आपके सेक्रेट ग्रुप आते हैं, वो सारे इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। अगर हम एक्स सिटू की बात करते हैं तो आपका वैसे यहाँ पे ये जूलॉजिकल गार्डन आ गया, ठीक है, सीड बैंक आ गया, क्रायो प्रिजर्वेशन आ गया, वो सब जो है वो एक्स सिटू कंजर्वेशन में होते हैं। तो अब क्या होगा, अगर टाइगर को यहाँ पे जो है वो उसके नेचुरल हैबिटेट से आर्टिफिशियल हैबिटेट में यानी जूलॉजिकल गार्डन में रख दिया जाए तो उसको दिक्कत आएगी, वो फ्री टू मूव नहीं कर पाएगा। जैसे उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका कोई डिफाइन एरिया नहीं था, जहाँ उसका मन करे जितना मर्जी वो जा सके, उसका कोई डिफाइन एरिया नहीं था, मतलब वो बहुत सारी कोई उसकी बाउंड्री नहीं थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, है ना, इसलिए वो फ्री टू मूव था। अगर हम जूलॉजिकल गार्डन की बात करते हैं, उसकी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री है जहाँ पे वो जो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पे जो वो हैप्पियर नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। तो यही जो है इसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से अगर बन सके तो आप समझ जाएंगे। डिफरेंस डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा इज मेनली बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली एंड क्रोमोसोम। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये आपका एक सेल के बेस में डिफरेंस है। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है ह्यूमन का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, दोनों के बेस में, स्ट्रक्चर के भी और फंक्शन के बेस में। यहाँ पे मैं आपको सेल का डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कि आपका ये सेल है और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और जो इसका जो सेंटर पार्ट है ये क्या है? एक न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? इस तरह से जो आपने डायग्राम देखा है, ठीक है। फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इरेज हो गया है। ये सेल मेम्ब्रेन आ गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, और ये न्यूक्लियस आ गया, और अंदर क्या आ गया? न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसके पास कुछ एक सेल ऑर्गेनेली मिसिंग होती है। अब सेल ऑर्गेनेली कहाँ होती है आपकी? वो होती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, ठीक है। वैसे आपका जो है वो वैक्यूल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनेली, राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से जो अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं वहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेली है वो ज़्यादातर मीजोजोम होती है। जो एक मीजोजोम है वो मैक्सिमम फंक्शन को रेगुलेट करता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स।
अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनेली के जो है अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका वो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे हर एक ऑर्गेनेली को, इसके प्रति आप जो है कोई आप मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर बात करें फिर से न्यूक्लियस या न्यूक्लियस की, प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बाउंड्री है वो डिफाइन नहीं है, ओके। और यूकैरियोट में जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ओके। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर जो है ऑल ऑफ दी अबव है। और आपका जो प्रोकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक जो मल्टी सेलुलर है, ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया, सम ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस बाय विच लिविंग मैटर इज प्रोड्यूस्ड एंड मेंटेन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितना भी आपके बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेस चल रहा हो, फिजिकल प्रोसेस चल रहा है, वो सब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो 2 टाइप्स का होता है, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स, फूड को सिंथेसाइज किया जाता है, और कैटाबॉलिज्म में किया जाता है वो ब्रेक किया जाता है फूड को, ठीक है। तो जो एनाबॉलिज्म में वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, वो यूटिलाइज होती है, यानी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तभी मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। एनाबॉलिज्म में जो है वो एटीपी कंज्यूम होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है फूड को बनाने के लिए। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एक लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी एटीपी रिलीज होती है। तो जो मेटाबॉलिज्म है, जहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो दोनों चलते हैं, वो सारा मेटाबॉलिज्म के अंदर होते हैं। हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, अगले जब लेक्चर आएंगे, कि हम जब कोई भी भोजन लेते हैं, हमने फूड खाया, चाहे ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, तो वो फूड सबसे पहले डाइजेस्ट हमारे माउथ में होता है, ठीक है। फिर फेरिंग्स में जाता है, यहाँ जैसे जो कॉमन, जिसको हम कॉमन पैसेज बोलते हैं आपका वाटर और फूड के लिए। फिर फेरिंग्स से आगे ये ओइसोफेगस देख रहे हैं आप, ओइसोफेगस में जाएगा, इस नली के द्वारा जो स्टोमक में पहुँचेगा, स्टोमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, एक ड्यूडेनियम होता है बीच में, उसके थ्रू इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी, फिर वहाँ से जो है वो स्मॉल से लार्ज में जाएगा, फिर वहाँ पे फर्दर एब्जॉर्प्शन होगी, अल्टीमेटली जो है वो वेस्ट मटेरियल जो क्या बोलते हैं वो एनएस के थ्रू जो थ्रू आउट पास हो जाएगा। ये चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, सो इसके प्रति जो आपने डरना नहीं है। आगे आगे जो हम लेक्चर डालते रहेंगे, चैप्टर वाइज में आपको जो क्वेश्चंस बताता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which one of the following aspect is an exclusive characteristics of living things? लिविंग थिंग का इनमें से एक्सक्लूसिव करेक्टर्स क्या है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। हमने भी पढ़ा था ये थोड़ी देर पहले कि जो अगर एक्यूमुलेशन होगा ना मटेरियल का, वो एक्सटर्नली या इंटरनली, वो आपका जो है नॉन लिविंग थिंग्स में होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ये भी आपका क्या हुआ, आपका इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये भी नहीं है आपका। ओनली इनसाइड बढ़ना, ये भी आपका जो है एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है, ठीक है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी, मतलब कि रिकॉल कर पाना, सेंस कर पाना, यानी स्टिमुलस जो सिग्नल है ना उसको सेंस कर पाना, वो भी आपका एक लिविंग थिंग्स का एक्सक्लूसिव करेक्टर है, ठीक है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, क्या वो एक्सक्लूसिव करेक्टर है? नहीं, वो भी आपका एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मान ली बात, पर जरूरी नहीं है कि सारे जो रिप्रोड्यूस कर सके। यहाँ पे एक्सेप्शन भी होती है ना स्टूडेंट्स, कुछ एक आपके स्टेराइल कपल होते हैं जो कि फर्दर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो एक्सक्लूसिव नाम है ना ये हट गया, ठीक है। यानी रिप्रोडक्शन जो है एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं बना। फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें, म्यूल हो गया, ठीक है, खच्चर हो गया, वो भी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो रिप्रोडक्शन भी आपका जो है एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है। स्टिमुलस है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है। इस तरह से जो हम मेटाबॉलिज्म है हम जो है आगे देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर
फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी नहीं, नेचुरल सिलेक्शन मतलब कि आपका जो ये भी नहीं है, इवोल्यूशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, नेचुरल सिलेक्शन को, डार्विन्स वगैरह को, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज इज, टेक्सोनोमिक कैटेगरी की सीक्वेंस आप एक ही बार देख लो फिर आप कभी नहीं भूलोगे। डिवीजन सही है, डिवीजन, ठीक है, और इसको फाइलम भी बोलते हैं, फिर क्लास DCO, फिर आपका ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लो यहाँ पे, डिवीजन के बाद क्लास कहाँ है, क्लास के बाद ऑर्डर कहाँ है, फैमिली कहाँ है, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, यानी आपका जो ये ऑप्शन जो सही बैठ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, ये क्वेश्चन आपका जो है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरी इन टेक्सोनोमीज आर, ऑब्लिगेट मतलब ट्रू कैटेगरीज कितनी है या कौन कौन सी है। स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है हम पहले कैलकुलेट करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है, तो आपने ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका एल सिग्निफाइज, ये यहाँ पे साइंटिफिक नेम है, फिर ये बोल रहा है कि जो ये एल है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या बता रहा है ये। पहला ऑप्शन है एल सिग्निफाई लैटिन लैंग्वेज, क्या ये हो सकता है, नहीं। द नेम इज रिवर्स विद इंडिका प्रेसिडिंग मैंगीफेरा, नहीं। एल सिग्निफाई टेक्सोनोमिस्ट लिनियस, एल जो आपका ये सुपरफ्लूअस है, ऑप्शन सी जो करेक्ट है। स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जो साइंटिस्ट नेम है ना, जैसे आपका मैंगीफेरा इंडिका अगर नाम दिया हुआ है कैरोलस लिनियस ने, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मैंगीफेरा लिखेंगे, जीनस लिखेंगे, फिर हम स्पीशीज़ लिखेंगे, और ध्यान रखना जीनस हमेशा शुड बी इन कैपिटल लेटर, मैंगीफेरा, ठीक है। फिर हम स्पीशीज़ लिखेंगे, वो आपका शुड बी इन स्मॉल लेटर। फिर जो आपका साइंटिस्ट है ना कैरोलस लिनियस, उसको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे एल, इस तरह से कोमा डाल के। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे, ऑप्शन सी जो बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे, कि एल सिग्निफाई क्या कर रहा है, टेक्सोनोमिस्ट कैरोलस लिनियस को, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है, ए पर्सन इज सेड टू बी इन कोमा इफ दे आर इन ए स्टेट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनकॉन्शियसनेस and such a person is kept alive with the life support system. Consider them as a living or non-living. Do you consider a person in coma living or dead? देखो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन, इसका जो कंसेप्ट है आपने समझना अच्छे से। ये बोल रहा है अगर हम पर्सन कोमा में रख रहे हैं ना बहुत सारे टाइम के लिए, प्रोलॉन्ग समय के लिए, वो अनकॉन्शियसनेस फॉर्म में है, ठीक है, फिर उस पर्सन को क्या हम जो जिंदा रख सकते हैं, या रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं, ठीक है। डू यू कंसिडर ए पर्सन इन कोमा लिविंग और डेड। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब बोलते हैं ना डबल माइंड क्वेश्चन है, इसके जो आंसर है वो दो निकलेंगे। वो कैसे, देखो अगर तो पर्सन आपका कोमा में है और उसको एक लाइफ सपोर्ट मिल रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, फिर वो लिविंग है, फिर कैसा है वो, फिर वो लिविंग है, अगर उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। अनकॉन्शियसनेस मतलब कि जिसको टच करने से जो स्टिमुलस को जो है वो परसीव नहीं कर पा रहा है, वो अनकॉन्शियसनेस है। फिर भी अगर वो कोमा में है, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, उसको ऑर्गन्स को सपोर्ट मिल रहा है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो लिविंग है। अगर उसको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से अलग कर दिया जाए, फिर वो पर्सन कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है हमेशा दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा आपका इधर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिपीट हो गया क्वेश्चन। सफिक्स फाइटा इंडिकेट्स डिवीजन, ये आपने ध्यान रखना, हमने पढ़ा था किंगडम, फाइलम, ठीक है, क्लास, ऑर्डर,
फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो फाइलम जो है वो एनिमल के केस में है, ठीक है। और अगर डिवीजन होगा तो डिवीजन जो है फाइटा इंडिकेट करेगा, यानी प्लांट इंडिकेट करेगा। तो फाइटा क्या आएगा आपका? डिवीजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे assertion. Smaller the organism, higher is the rate of metabolism per gram weight. रीजन क्या है इसका? The heart beat of 6-month-old baby is much higher than that of old person. Both A and R are true. R is the correct and is correct. ये समझने के लिए आप सबसे पहले क्या समझो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो मेटाबॉलिज्म है ना, क्या बोल रहा है? स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर ग्राम रेट। जो मेटाबॉलिज्म है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है। और जो हार्ट बीट है, वेट, मेटाबॉलिज्म कैसा है आपका? मेटाबॉलिज्म आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपका कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। मतलब कि जितना छोटा आपका साइज होगा उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, वो चीज़ ये बोल रहा है। क्या होगा? जितना छोटा साइज होगा उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना स्लोली क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। तभी आपने देखा होगा बच्चे जो हो उनको फटाफट भूख लगती है, जल्दी भूख लगती है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनका जो ऑर्गन का रेट है वो बहुत फास्ट है, ठीक है। तो आपने ये आपका चीज़ हो गया। सेकंड, हार्ट बीट आपने देखी होगी। जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका हार्ट जो है वो 1 मिनट में आपका जो है वो 120, 30, 190 बार बीट करता है, ठीक है। यानी छोटे बच्चे का हार्ट जो है, जितना छोटा बच्चा होगा उतना फास्ट हार्ट बीट होगा। हार्ट बीट कैसा है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए साइज है, ठीक है। यानी हार्ट बीट कैसा है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जितना बड़ा आपका ह्यूमन बींग होगा उसका एक डिफाइनिंग हार्ट बीट होगी। जैसे ह्यूमन बींग की जो है वो आपको पता है कि 70-75 जो है वो हार्ट बीट पर मिनट होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या बैठेगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नहीं, स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर इज द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ए तो आपका सही है। हार्ट बीट ऑफ 6 मंथ ओल्ड बेबी इज मच हायर देन दैट ऑफ है ना ओल्ड पर्सन, ठीक है। ए और बी दोनों सही है भाई, मान ली बात। ए और बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट फॉलो ऑल 7 लाइफ प्रोसेसेस। इसका आंसर जो है वायरस है। वायरस जो सारे 7 जो आपके लाइफ प्रोसेस ना उनको फॉलो नहीं करता हुआ है। 7 लाइफ प्रोसेस बोले तो आपका वही मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, आपका कॉन्शियसनेस हो गया आपका, ठीक है, स्टिमुलस हो गया आपका, ऐसे जो आपका रिप्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से जो 7 जो आपका लाइफ प्रोसेस है वो वायरस जो फॉलो नहीं करता हुआ अच्छे से। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इन अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की फैमिली इज इंटरपोलेटेड बिटवीन, हमने बताया आपको कि किंगडम, ठीक है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो आपका फैमिली किसके बीच आ रहा है? ऑर्डर और जीनस के बीच। ऑर्डर और जीनस यानी ऑप्शन सी जो करेक्ट है। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, जो कि जिसको हावड़ा भी बोलते हैं, हावड़ा के साथ है, यानी कलकत्ता में है ये। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वॉज ऑटोट्रॉफ, फोटोट्रॉफ या कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ की जो पहली लाइफ आई थी अर्थ में, यानी आपके बैक्टीरिया सबसे पहले आए थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर बाद में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको जो अपना 100% देना है यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक कंटेन ऑर्गेनिजम्स मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर। इसमें से कौन सा टेक्सोनॉमिक रैंक है जिसके पास जो मोस्ट ज़्यादातर सिमिलरिटी होती है एक दूसरे की, वो है स्पीशीज़। मतलब कि आपका जैसे जितने भी आपके जो रैंक नीचे घटेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पे जो स्पीशीज़ की है वो सिमिलरिटी बढ़ती रहेगी अकॉर्डिंग टू टेक्सोन। द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नेमिंग ए सिस्टम वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, किसने दिया हुआ है? कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल सिस्टम को दिया है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट अ मिनट, in hierarchical system of plant classification, which one of the following taxonomical rank generally ends in A, C, E, A, ऐसे ही इनमें से कौन सा ऐसा रैंक है आपका जिसका जो एंड जो है आपका A, C, A, E में होता है? आपने फैमिली के नाम सुने हुए, फेबिएसी, रूबिएसी, लिलिएसी, ठीक है, आपका इस तरह से जो है वो सोलेनिएसी, यानी एसी मतलब यानी फैमिली, फैमिली का जो है वो एंड से ए सी में एंड होता है। नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड हायरार्की। डिसेंडिंग कैटेगरी मतलब कि किंगडम, फाइलम। आप ये कभी नहीं भूलना, ये आपका अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ट्रिकी क्वेश्चन, वो इससे ही बनेगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, सॉरी फैमिली, जीनस, स्पीशीज। एक अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। इंस्टीट्यूशन विच एनकरेज पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इज FRI। क्या है FRI? बेटा मिनट। तो आपने क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, मायर्स बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। और एक चीज़ आपने जो ये बॉटनिकल नेम है ना, बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपने सबके याद करने हैं। टोमेटो, पोटैटो, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, एप्पल वगैरह, मैंगो वगैरह, इनके सब के आपने याद करना है। फिलहाल टोमेटो का नाम है आपका लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम। जीनस का जो एल है आपका वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। स्पीशीज़ का ई जो है आपका वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। टर्म फाइलम इन टैक्सोनॉमी वॉज गिवन बाई G.L. क्यूवियर। बॉटनिकल नेम ऑफ संजीवनी इज, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है। सेलेजनेला आपका ब्रायोटेरिस। संजीवनी कहाँ मिलती है? हाई एल्टीट्यूड में। जड़ी बूटी कहाँ मिलती है? हाई एल्टीट्यूड में। ये आपको भी पता है आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स सब कुछ, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। टू प्लांट्स बिलोंग टू सेम स्पीशीज इफ दे, अगर वो 90% सिमिलर जीन्स हो नहीं, लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल नहीं, हैव सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर्स एंड फॉर्म सीड्स। जहाँ भी आपका स्पीशीज़ का कंसेप्ट आएगा ना, तो आपने वहाँ ध्यान रखना है। स्पीशीज़, ट्रू स्पीशीज़ वो होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, है ना, सेक्सुअली इंटरब्रीड कर सके, उसको जो है ट्रू स्पीशीज़ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट है। सो नेक्स्ट आया हमारा यहाँ पे मैच द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है? ताकि आपको सभी के याद रह जाए। अगले क्वेश्चन जो है इसको सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैरोल लिनियस ने जो क्या दिया था, ठीक है, जॉन रे ने क्या दिया था, आपका कैंडोले ने और जूलियन हेक्सले ने। सबसे पहले हम जो इजीली को जो इजी है उसको देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था आपका, यानी फर्स्ट गोज टू डी। फर्स्ट का डी कहाँ आ रहा है आपका? बेटा मिनट, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकंड। सेकंड का डी कहाँ आ रहा है आपका? सेकंड का डी जो है वो कहाँ है? ऑप्शन डी में। यहाँ पे सेकंड का डी सी में। ये तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ही क्लियर हो गया क्योंकि सेकंड का डी यहाँ पे ओनली डी में दिया हुआ है, तो यही आंसर जो इसका करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट जॉन रे ने क्या किया था? फर्स्ट डिस्क्राइब स्पीशीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाई जॉन रे, यानी पहले का आएगा बी। फिर थर्ड हमारा कैंडोले। कैंडोले ने क्या दिया था आपका? कॉइन द टर्म ऑफ टैक्सोनॉमी की टर्म जो कैंडोले ने दी थी, ठीक है। इसको डी कैंडोले के नाम से भी दिया जाता है। फिर जूलियन हेक्सले हमारा बचा क्या आपका? गेव द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज, यानी आपका फोर्थ आ गया है, ए है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ए टैक्सोन डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन इज ए मोनोफाइलेटिक। इसका आंसर क्या है? मोनोफाइलेटिक। अगर आपका एंसेस्टर सिंगल है ना, उसको बोलते हैं मोनोफाइलेटिक, है ना। सिंगल एंसेस्टर को क्या बोलते हैं? मोनोफाइलेटिक, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है। फिर से आपका मैच द फॉलोइंग आ गया। यहाँ भी आपने वैसे सिंपल जो है वो एलिमिनेट करने हैं।
जैसे आपको बताया कि मैंगो का नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, हमने बहुत बार पढ़ लिया, सिंपल है आपका, ठीक है। पैंथेरा टाइग्रिस मतलब कि टाइगर, आपको कन्फ्यूजन इन दो में हो जाएगा, ठीक है। जो आपका मुस्का डोमेस्टिका है ना, ये किसका है आपका, ये है टाइगर का, कॉमन नेम ऑफ उसका क्या बोलते हैं, फ्रॉग, सॉरी टाइगर बोल रहा हूँ मैं भी, यहाँ पे फ्रॉग है आगे लिखा हुआ। राना टाइग्रेना गोज टू फॉरवर्ड, जो आपका ये बेटा मिनट, यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, जो मैंगो है वो आपका मैंगीफेरा इंडिका है, ठीक है। टाइग्रिस आपका टाइगर आ गया, जो आपका मुस्का डोमेस्टिका है वो हाउस फ्लाई आता है आई थिंक। मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म करके बताना कि हाउस फ्लाई का नाम है, थोड़ा स्किप हो गया है दिमाग से। राना टेग्राना मुझे लग रहा है कि यस आपका जो है फ्रॉग का नाम है। तो पेरीप्लांट अमेरिकाना बचा कॉकरोच, सही है। हाउस फ्लाई को ही जो हाउस फ्लाई का जो आपका साइंटिफिक नेम है आपका वो मुस्का डोमेस्टिका है, ठीक है। बाकी आप जो कंफर्म जो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं मुझे। टर्म टैक्सोन वॉज गिवन बाई एडोल्फ मायर, हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द सिस्टम ऑफ गिविंग वन नेम टू द इंडिविजुअल इज, वन नेम टू द इंडिविजुअल इज यूनिनोमियल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट इज मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल बिकॉज the efficiency of muscle in large animal is less than in small animal. It is easier to carry the small animals have a higher metabolic rate, small animals have a lower। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्मॉल एनिमल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। इसीलिए ईजियर टू स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल, इनका मेटाबॉलिक रेट जो बहुत फास्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे जो आपका दौड़ भी है फास्ट सकते हैं ना, फास्ट दौड़ सकते हैं ये, चाहे फिर वो चढ़ाई हो चाहे वो ग्राउंड सब्सटेंस में हो। जिसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा यानी उसकी मसल्स भी जो फास्ट वर्क करेगी। नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट्स विद सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, बिल्कुल छोटे लेवल से जो है क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके जो है द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 50 के करीब मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस चैप्टर से, छोटा सा चैप्टर है ना ये लिविंग वर्ल्ड, तो इससे यहाँ पे जो है इनफ है ये 50 क्वेश्चंस। आगे जो चैप्टर है ना आपके, जैसे आपका प्लांट किंगडम है, उससे मैं एक ही वीडियो में आपको जो 400 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ। एनिमल किंगडम में 500 भी करा सकता हूँ, क्योंकि उससे जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चैप्टर से इतने ही बनते हैं तो इतने ही किए थे। अगर आप चाह रहे हैं कि इससे और बताओ तो मैं आपको और दूसरी वीडियो बना दूंगा 30-40 क्वेश्चन की। अगर आप चाह रहे हैं कि और चाह रहे हैं मतलब और क्वेश्चन चाहिए आपको, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा अगर मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छे व्यूज आएंगे। सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, व्यूज अच्छे आने चाहिए, सब्सक्राइबर भी बढ़ा ही देना यार। नुकसान तो नहीं है, आप एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने से, ठीक है। अल्टीमेटली उल्टा आपका फ़ायदा है। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट आएगी वो मैं चैनल में डालता रहूँगा, आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा, टेट के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, ठीक है, आपके नीट के लिए। तो आपने क्या करना है कि वीडियो शेयर करना है, जितनी शेयर कर सकते हैं। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये चैनल ओनली मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए ही यूज़फुल नहीं है, सभी के लिए, आर्ट्स, कॉमर्स और आपका जो भी है नॉन मेडिकल, सभी के लिए आपने जो ये चैनल पहुँचाना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।